भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और जो हमारी पूरी ज़ेडएक्शन फैमिली है, उनको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और यहाँ पे जो है वो जैसे कि एक पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है वो प्रेज़ेंटेशन होती है वो और बड़ी मतलब उसमें जो भी चीज़ें हैं, प्लान से रिलेटेड या जो भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम लोग रखते हैं, वो बताया जाता है। और ये अभी से नहीं है, ये सिलसिला जो है वो हमारा मतलब 1 साल से भी ऊपर हो गया है, हम लोग ये कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों का एक कुछ कुछ सेशन होते हैं जिसमें पूरे इकोसिस्टम के बारे में हम बताते हैं और उसी से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक उठा के उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी डिविडेंड के बारे में भी बात हुई। तो डिविडेंड का ये है कि हमने लास्ट सेशन जो है वो करा था और उसमें बड़ा डिटेल में बताया था और मतलब ये भी एक प्राउड मोमेंट है कि जो भी सिनेरियो हो और जो भी इस वक़्त जो है वो सिचुएशन चल रही हो पैंडेमिक की या कुछ भी, तो उसके बावजूद भी है हमारी एक वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट तैयार हुई कि जिसकी समरी जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट से होके हमें मिलेगी और उसके अगेंस्ट जो है वो हम होपफुली जैसे कि अभी जय जी ने भी बताया कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब मतलब जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी होगी। तो अब इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या होता है आफ्टर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस कि हम क्या वो करते हैं। तो मगर ये है कि विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिनेरियो ये भी एक अच्छी पैसिव इनकम है जो होती है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मतलब हमारा तो खैर अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है मगर अगर लास्ट 20 इयर्स में आप देखें तो टेक के प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली जो फिनटेक के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के उसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आए हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिविडेंड की ही फॉर्म इतनी बन गई थी कि वो 20 और 30 टाइम्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का लोग ले जा चुके हैं और अभी इन्वेस्टमेंट उनकी वहीं पर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें हमारे पास उबर करीम की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? उबर है, उसके बाद लिफ्ट है, उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर हम गिनवाने जाएँगे तो इट्स अ वेरी कहना चाहिए कि लॉन्ग क्यू कि हम लोग किन-किन प्रोजेक्ट्स पे और कुछ जो है वो जो आईपीओ में आए भी हैं और कुछ जो है वो जो अभी आईपीओ नहीं किया है और स्टिल जो है वो अपने 7 टू 8 इयर्स वो गुज़ारने के बाद भी बहुत ही अच्छी स्टेज पे आ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये डिविडेंड इज़ अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम और ये मतलब होना चाहिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी फ़ेज़ में और इस वक़्त जिस वक़्त मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं पता है कि किस तरफ कौन-सी टेक्नोलॉजी चली जाती है और कितना जो है उसको बूम मिल जाएगा। और उसकी वजह से उससे रिलेटेड जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, उनको कितना बूम मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग। तो ये थोड़ी-सी थी और डिविडेंड एक जो है वो हमारे स्टार्ट होने जा रहा है और हमने ये लास्ट वीक जो है वो ब्रेक भी कर दी थी न्यूज़ कि हम लोग जो है ये अनाउंसमेंट करी थी कि हम ये इस पूरी जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके बाद हम ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाकी आज का जो सेशन है उसमें हम थोड़ा-सा जो है वो वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि कुछ सेशन उसमें भी इनपुट दें और कुछ जो चीज़ें हों। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये अभी मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों ने भी लास्ट जो स्पेसिफिकली जो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन एसेट से रिलेटेड यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने देखा होगा लास्ट 2 वीक्स में जो है वो बहुत बड़ा एक वो आया है क्या कहते हैं, इसको हम वो भी कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ है और कुछ जो है वो सिचुएशन इस वजह से भी हुई है कि क्रैकडाउन जो है वो चाइना में हुआ और अब वो और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। वो हुआ है बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर। तो अब वो माइनिंग जो है वो अब जैसा ये सेशन हमने आज से 3 महीने पहले भी करा था और इसमें हमने बताया भी था कि बाय इटसेल्फ जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए बिटकॉइन को लेके उसमें अब फ़ोकस हो रहा है और ये एनवायरमेंटल एक डेंजर है एक्चुअली। एनवायरमेंटल जो है वो हमें कहना चाहिए कि ये इश्यू बनता जा रहा है, क्योंकि इस वक़्त बिटकॉइन की माइनिंग में जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसके अलावा जितनी भी एनर्जी की कंज़म्पशन है और एनर्जी की कंज़म्पशन के हिसाब से तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बिटकॉइन खुद कंट्री होता, तो वो टॉप 20 एनर्जी कंज़म्पशन कंट्रीज़ में होता, जो पावर यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है? तो वो अब वो आहिस्ता-आहिस्ता वो डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही थी और चाइना में अभी ये स्टेज आ गई थी कि वहाँ पे उनको एनर्जी शॉर्टफॉल हो गया था और पावर शॉर्टफॉल की वजह से और दूसरी 1 2-3 चीज़ें और भी थी, मगर हम पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाते हैं, मगर एक तो एनर्जी शॉर्टफॉल था और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था उनका, कि यहाँ पे हम लोग ये बहुत बार बता भी चुके हैं और जब हम सीबीडीसीज़ की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ की, तो उसमें हमें ये पता है कि चाइना इज़ द वन ऑफ द पायनियर एक्चुअली 2015 से वो उसका जो प्रूफ ऑफ कांसेप्ट है या पायलट प्रोजेक्ट भी उसको कह सकते हैं, वो कर रहे हैं और अब जो है वो फाइनल कमर्शियल उस पे जा रहा है वो।
तो लास्ट 1 एंड अ हाफ ईयर से उनकी जो है वो टॉप जो वहाँ पे इकोसिस्टम्स हैं उनके साथ वो इनका डिजिटल आरएमबी का जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे थे और उसमें बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस हो भी चुकी हैं और अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है कि उसपे 51% अटैक का खतरा है। तो ग्रेजुअली वो कमर्शियल उस पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश उनकी यही है कि चाइना के अंदर जितनी भी चीज़ें हों, वो उसी उनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उस पे हो। तो इसमें बहुत बड़े-बड़े बैंक्स और बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस इन्वॉल्व हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो था, वो ये दूसरा रीज़न था। पहला एनर्जी शॉर्टेज थी, जो होती जा रही थी और दूसरा ये था और इसको देखते हुए उन्होंने ये क्रैकडाउन किया है। तो जो 2 बड़ी स्टेट्स हैं, उसमें तो हो चुका है और आज जो एनहुई और एक और स्टेट है, उसमें भी जो बिटकॉइन माइनर्स और माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे थे, तो वो उनको भी ग्रेजुअली शट डाउन करना शुरू कर दिया गया है। तो अब इसका मैं आपको फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ, कि फ़ायदा और नुकसान कहाँ पर है। फ़ायदा इसका सबसे बड़ा जो हुआ है, सबसे बड़ा फ़ायदा, वो हुआ है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो नीचे आ गया है माइनिंग का। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर होने की वजह से आपको ज़्यादा हैश पावर चाहिए होती थी माइन करने के लिए, तो वो नीचे आ गया है, तो अभी इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं लग रही है और एक अच्छे आप माइनिंग हो सकती है क्योंकि वो सबसे बड़ा चंक जो माइनिंग का है, वो चाइना में ही था। तो अभी बहुत सारी मशीनें जो हैं वो वर्किंग या फंक्शनल उसमें नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, तो इस वजह से ये एक डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे आ गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो एसिक माइनर्स हैं, ठीक है? और जो मतलब हाइली जो T3 माइनर्स आए थे, इस तरह के जो हाई लेवल के क्योंककि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो माइनर्स आए थे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी लास्ट फ्यू मंथ्स में। यानी कि स्पेसिफिकली जब वो 30,000 से 65,000 के करीब बिटकॉइन गया है, तो वो माइनस $20,000 और $25,000 के पास आ गए थे। ठीक है? जो टेरा हैश और पीटा हैश में वर्किंग कर रहे थे। वही माइनर्स जो है वो अब हाफ प्राइस से भी नीचे आ गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ा-सा यूटिलाइज़ हुए हैं महीने और 2 महीने के लिए यूटिलाइज़ होने के बाद, क्योंकि अब वहाँ पे क्रैकडाउन होने की वजह से वो माइनर्स अवेलेबल हैं। तो अगर इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मगर ये है कि अगर किसी का कोई इंटरेस्ट हो तो वो चाइना से अगर माइनर्स अरेंज करके वो अपनी माइनिंग सेटअप भी लगा सकता है। और इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है सारे माइनिंग ऑपरेशंस उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो टेक्सास में मूव हुआ है, जो अमेरिका की स्टेट है और वहाँ पे कुछ जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी दी गई है ताकि ये एक ऑपरेशन शुरू किया जा सके। तो दीज़ आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि वो एक क्रैकडाउन था। दूसरा जो है, वो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो ये मार्केट क्रैश थोड़ी-सी हुई है मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि हमने तो उसकी बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखी है कि मतलब 3000 से 20,000 या 21,000 आप कर लें और 21,000 से एकदम दोबारा 3000 तो ये बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, ये ब प अराउंड 70 टू 80% जो है वो ऊपर जाना और नीचे जो है वो एकदम मार्केट का क्रैश करना होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं बट स्टिल बहुत ड्यू टू द सम मैच्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये अभी थोड़ी फिर भी मेंटेन कर गई है मार्केट और इतना ज़्यादा इस पे फ़र्क नहीं पड़ा है जैसा कि पड़ता था और हो हुआ भी है ऐसा। तो राइट नाउ द सिचुएशन इज़ कि एक तो पहली चीज़ तो थी ये क्रैकडाउन, ऊपर से उसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो जो हुआ है, वो ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक्स पे और उसमें बिटकॉइन भी है, गोल्ड थोड़ा-सा बच गया उसके अंदर। वो पड़ा है कि फेड ने आज एक क्या कहते हैं रिलीज़ करा है अपना जो फेडरल रिज़र्व है यूएस का, तो उनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो बड़ा हाई हो गया है। इन्फ्लेशन रेट इस वक़्त 1991 के बाद सबसे हाई है इस वक़्त। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो वो हैं इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट गुरुज़ उन्होंने जो है वो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। अभी कोई नेटवर्क ओपन नेटवर्क इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि मार्केट्स में जो है वो ये यूएस के इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है, इस वजह से कुछ फ़र्क पड़ गया है। अब जो हम यहाँ पे एक स्क्रीन पे थोड़ी-सी चीज़ें शेयर करते हैं। ये जो थी क्योंकि जो क्रिप्टो से रिलेटेड है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वो थोड़ी-सी हम ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। तो मगर ये जो टॉप की जो 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ओवरऑल सिचुएशन डेवलप हो गई है और तीसरी जो सिचुएशन है जो डेवलप हुई है वो बिटकॉइन और इथेरियम में एक होता है ऑप्शंस जो मैच्योर होने जा रहे हैं। तो मोर देन
ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इस लिहाज से कि उनके पास क्रिप्टो एसेट्स ही उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी हुई है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें से $550 मिलियन, $550 मिलियन जो है वो मैच्योर होने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक व्हिच इज़ फ्राइडे। तो फ्राइडे को इथेरियम और बिटकॉइन के $550 मिलियन मार्केट में आ जाएगा, जो वो रिलीज़ करेंगे। तो ये भी एक वजह है कि थोड़ा-सा सिचुएशन जो है वो थोड़ा रेड में है। तो आफ्टर दैट इट विल बी ग्रीन, बट द पॉइंट इज़ कि ये करेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, करेक्शन होंगे तो थोड़ी-सी हेल्दी जो है वो वेरिएशन होती है पॉजिटिव साइड की तरफ। अगर करेक्शन ना हो और ऊपर ही एक चीज़ जा रही हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे भी आती है। तो ये थोड़े से करेक्शन 2 और $3000 के, जो कि एक ज़माने में अप टू 15,000 और $16,000 भी हो जाते थे। मगर उसकी निस्बत ये वाले करेक्शन बेहतर हैं, तो दीज़ करेक्शंस आर वेरी हेल्दी और इससे जो है वो अभी आगे बढ़ने का मतलब जो पॉजिटिव साइड है वो शुरू होने का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें बस 1-2 चीज़ें हम और शेयर करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले है ईसीबी, ठीक है? ईसीबी है और ये मतलब क्या कहते हैं, यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स हैं ये, ठीक है? और यानी यूरोपियन बैंक है, यूरोपियन कमर्शियल बैंक है, पूरा उसका देखते हैं। तो मूव्स टू स्टार्ट डिजिटल यूरो प्रोजेक्ट। ईसीबी के हैज़ बीन डिस्कसिंग द पोटेंशियल लॉन्च ऑफ अ यूरोज़ोन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यूरोज़ोन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जिसकी अभी हमने एक बात करी थी और उसमें जो है वो चाइना का हमने बताया था, दे आर वन ऑफ द पायनियर्स और वो पायलट प्रोजेक्ट 2015 से चल रहा था। दूसरा जो हमारे पास है वो डिजिटल यूरो है, जो अभी होने जा रहा है और डिजिटल यूरो इस तरीके से नहीं होगा, डिजिटल यूरो में यूरोज़ोन होगा और वो 35 प्लस कंट्रीज़ होंगी जो शायद सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पार्ट बने। तो ये एक डिजिटल यूरो है और ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी और ये ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। तो मैं जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये सीबीडीसी पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट है डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सीबीडीसीज़ जो है वो ये स्टेप इसलिए लिया जा रहा है कि ये एडॉप्शन एक दूसरे लेवल की तरफ जा रही है। तो जितने भी ब्लॉकचेन एसेट्स हैं, वो सब यानी कि आपकी जो अपनी फिएट करेंसीज़ हैं, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा, जो पहले से कोई भी ब्लॉकचेन एसेट लेकर जो है वो रखेंगे। और क्योंकि कोई भी चीज़ होगी उसकी अब क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा है कि बीटीसी लेना एक लाइक वन ऑफ द वेरी हार्ड टास्क आई मीन उसको इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं कह सकते, मगर बहुत ही मुश्किल टास्क है अगर कहीं पे बिटकॉइन खरीदना हो या बेचना हो। मतलब मैं वो फिज़िकल एसेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बट बट एट दिस सिचुएशन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन डिजिटल करेंसीज़ के आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा और ये डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर शुरू हो जाएँगे। ठीक है? तो अब जो है वो ईसीबी जिस जो बहुत ही पहले अपोज़िट था, अब वो इस तरफ जा रहे हैं। अब ये डिजिटल यूरो नेक्स्ट थिंग इज़ डिजिटल डॉलर और यहाँ पे जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग ये भी सुनेंगे कि डिजिटल आईएनआर और डिजिटल पीकेआर ये भी जो है वो शायद आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें इस पे वर्किंग हो रही है और इस पे बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं। तो बट द पॉइंट इज़ के दिस दिस इज़ द एडॉप्शन लेवल ऑफ दीज़ एसेट्स। इनकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और जो स्केलेबिलिटी है, उसको देखते हुए इस एडॉप्शन को जो है वो रिसीव किया जा रहा है, अचीव किया जा रहा है और अब वो लोग भी या वो ऑर्गनाइज़ेशंस भी जो अभी तक का पार्ट प्ले नहीं कर रही थी, वो भी जो है वो इसके अंदर जा रही हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल यहीं पे आपको नज़र आ रही होगी, वो है ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक सीइंग वेरी लिटिल डिमांड फॉर क्रिप्टो लेडी वेरी लिटिल डिमांड ब्लैक रॉक इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट हेज फंड है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हेज फंड है, दुनिया का, ठीक है? इसका वेरी लिटिल जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है एक्चुअली अगर देखा जाए। तो ये बहुत बड़े-बड़े जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स हैं इनके, जो क्लेम हुए हुए फंड्स हैं वो मोर देन $9 ट्रिलियन के हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो नॉन क्लेम्ड हैं उनको मिला के बहुत बड़ा वैल्यू है उसकी। तो अगर हम एक छोटा-सा पार्ट भी इसका अगर हम देखें, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि 200-300 बिलियन डॉलर से भी ऊपर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वेरी लिटिल का मतलब ये है कि ब्लैक रॉक बीइंग अ वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड ऑफ द वर्ल्ड, उनके इन्वेस्टर जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब इसकी तरफ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो अभी हम शेयर करना चाह रहे थे और ये जो अपडेट्स हैं रिलेटेड टू द मार्केट और जो भी एडॉप्शन लेवल चल रहा है उनको लेकर, चाहे किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। तो दिस वाज़ द टुडेज़ टेक्निकल सेशन और यहाँ पे किसी का भी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो,
then I will try my level best to reply it accordingly. Thank you very much. Over to you, Naveen Sharma ji.